वेलकम टू श्रेयस जीएस। आज मैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर कवर करने वाला हूँ एनटीपीसी के लिए। और इसमें वही वही टॉपिक मैंने पढ़ाया है जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियसली। ठीक है, तो वेक्टर से जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हो गए देख लो आप। सदिश और अदिश क्या है, सदिश को जोड़ वेक्टर को जोड़ते कैसे है, उसके बाद सदिश का भी जो डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये वेक्टर्स के गुना कैसे करते हैं और यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और हर टॉपिक का मैं न्यूमेरिकल के साथ एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपको अगर एनटीपीसी में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो वो कवर करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया, स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि, इसका हिंदी होता है अदिश। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। अदिश राशि, ठीक है। अदिश किसको बोलते हैं, अदिश उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, यानी कि परिणाम हो लेकिन उसमें दिशा ना हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, परिमाण हो और दिशा ना हो। समझ गया। जैसे एग्जाम्पल, जैसे दूरी हो गया, दूरी में मैग्नीट्यूड होता है कि कितने दूर गए हैं, इतने इतने दूर गए हैं, इतने किलोमीटर गए हैं, लेकिन किस दिशा में गए डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, दूरी बस एक पाथ टाइप का होता है, यहाँ से यहाँ गए या ऐसे ऐसे जो भी गए वो डिस्टेंस बताता है कि इतना किलोमीटर गए, तो इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। जैसे अब एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये भी एरिया क्या दिखाता है, एक कोई एरिया है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता है। तो ये क्या हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, इसलिए ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, यानी कि मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटी क्या है। और धीरे धीरे जब आगे और फिजिक्स के टॉपिक्स कवर करता जाऊंगा तो उसमें बताता जाऊंगा क्या स्केलर है क्या वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि आपसे आपको अभी समझ में नहीं आएगा विस्थापन क्या है ये क्या है, तो इसलिए जस्ट मैं भी बता दे रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे आगे कवर करूँगा तो उसमें बताता रहूँगा। ठीक है, अभी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। ठीक, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होते हैं। क्या है, वेलोसिटी हमेशा एक दिशा में दिखाई जाती है। ठीक है, कि इस दिशा की वेलोसिटी इस दिशा में इस इतने मीटर पर सेकंड या इतने किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। जैसे विस्थापन होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन भी इसमें वेक्टर क्वांटिटी में आती है। ठीक है, विस्थापन हो गया, ये वेलोसिटी का वेग होता है, त्वरण होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी में आती है। आवेग होता है, ये भी वेक्टर में है। संवेग होता है, ये भी वेक्टर में है। ठीक है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, पता चल गया। स्केलर में मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब कभी भी अगर दो वर्ड्स, अभी तक आपने क्या सीखा होगा, कोई भी दो वर्ड दे दिया जाता है, दो और तीन को जोड़ो, तो आप क्या ऐसे जोड़ते थे नॉर्मल फाइव। लेकिन वेक्टर का अलग है, वेक्टर को हम ऐसे नहीं जोड़ते। ठीक है, वेक्टर के लिए आता है, इसको क्लीन कर दो। वेक्टर के लिए आता है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, वो किसको, लॉ पैरेललोग्राम के हिसाब से जोड़ते हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई वेक्टर दे दे, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये चीज़ें याद रखना। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के सर पे हम एरो दे देंगे, वो हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, अगर नॉर्मल रखें ए बी तो वो हो गया स्केलर। ठीक है, मान लो ये दो वेक्टर है ए और बी, अगर इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, तो इसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आता है, बस फॉर्मूला याद रख लो, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यानी कि इसका रिजल्टेंट जब निकालना हो, इसका रिजल्टेंट यानी कि परिमाण क्या हो।
ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा इसका क्या, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये होता है कि हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। जब भी दो वेक्टर दिया रहा है तो उसका फार्मूला होता है, उसको इधर बिठाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। वो आपको उसका रिजल्टेंट पता चल जाएगा, आपको दे देगा कोई एक फोर्स है 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स है 4 न्यूटन। ठीक है, वो कितने एंगल पे लग रहा है, तो मान लो 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो आपके पास क्या दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया और थीटा दे दिया। तो ये सब आप इसमें पुट करोगे तो आपका रिजल्टेंट पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। आगे मैंने इसके न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल लिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल का एग्जांपल देता हूँ मैं कि दो वेक्टर को ऐड करना है तो कैसे होता है। ठीक है, देखो क्या दे दिया, एक फोर्स है 20 न्यूटन का, वो क्या है नॉर्थ डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और एक फोर्स है 5 न्यूटन का, वो क्या ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट यानी कि दो सदिश राशि है, एक दो बल है, समझ लो, एक 20 न्यूटन का है, एक 5 न्यूटन का है। दोनों क्या हो रहा है, एक नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि एक उत्तर दिशा की ओर एक्ट कर रहा है, और एक पूर्व दिशा की ओर एक्ट कर रहा है। तो उसका रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए बोला है। एक उत्तर दिशा नॉर्थ कितना है 20 न्यूटन, एक ईस्ट कितना है 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन है, दो फोर्स हो गए। अब बोला क्या इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, हमेशा क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब बोलोगे सर थीटा तो दिया नहीं है। तो थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नॉर्थ डायरेक्शन दे दिया है, नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ए क्या है, ए है हमारा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, बी 20 बिठा दिए, बी क्या है 5 + 2ab कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 400 प्लस 25 प्लस ये कॉस का वैल्यू कॉस 92 × 20 × 5 × 0। तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी कि अंडर रूट 425। तो इसको आप वैल्यू निकाल लेना, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 × 5 × 17। तो कितना हो गया 5√17। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे ही कर करके क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो मैंने न्यूमेरिक अलग अलग ले लिए थे अपने हिसाब से, बट एग्जाम में ऐसे फिट रहेंगे जो आपके अंडर रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब क्या दे दिया, रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम। अब रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, जैसे देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब ए तो वही रहेगा, जो भी वैल्यू देगा उतना ही रहेगा, बी का जो वैल्यू दिया रहेगा उतना ही रहेगा, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम का चेंज कहाँ से आएगा, तो ये कॉस थीटा जो है उससे आएगा। तो हमें कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, उसी से हमें आर मैक्सिमम और आर मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो कॉस वेरी कितने से कितने, कॉस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करती है, यानी कि कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है -1, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। ठीक है, तो बस यही कॉस के वैल्यू को हमें फॉर्मूला में बिठाना है, ये हमें मिल जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, ए स्क्वायर तो होगा ही, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, कॉस मैक्सिमम कितना है, कॉस मैक्सिमम का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 बिठाओगे तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी। ये हो गया रिजल्टेंट का भी मैक्सिमम पूछे तो। अगर रिजल्टेंट मिनिमम पूछा है तो रिजल्टेंट मिनिमम का क्या होगा, वही है बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। अब कॉस थीटा कितना वैल्यू है -1,
ठीक है, इतना याद रखो क्या है। कॉस थीटा का वैल्यू जो आ रहा है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगा, बस इतना याद रखो। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो उसी के हिसाब से हम इसे इस पे बिठाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम, तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab कॉस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a - b का होल स्क्वायर का। तो क्या निकल गया, मिनिमम a - b। तो हमें दो चीज़ें मिल गई क्या, अगर मैक्सिमम पूछा है, रिजल्टेंट मैक्सिमम a + b होगा, रिजल्टेंट मिनिमम a - b। तो कभी कभी रेंज पूछ लेता है, दो वेक्टर दे देगा, पूछेगा रेंज क्या है, तो रेंज वही होगा जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वहाँ से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से जो भी होगा इसका रेंज बता देंगे हम कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का इसका रेंज है। ठीक है, जैसे रेंज पूछ लिया तो ये हो जाएगा a - b का जो वैल्यू आएगा से a + b। ठीक है, ये हो गया रेंज। समझ में आएगा रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या है, रिजल्टेंट मिनिमम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें दिया है द रिजल्टेंट ऑफ, ये न्यूमेरिकल देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 4 न्यूटन एंड 7 न्यूटन कांट बी। यानी कि इनमें से कौन सा आंसर इनका नहीं होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। ठीक है, अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए, यही ये मैक्सिमम मिनिमम पर काम करेगा। जैसे रिजल्टेंट आर मैक्स कितना होता है, आर मैक्स क्या होता है a + b। ठीक है, 4 + 7, तो ये तो हमें 11 न्यूटन मिल गया आर मिनिमम। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक चीज़ याद रखना, कभी भी हम वेक्टर माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उसका वैल्यू 0 हो सकता है, यानी कि घटाने पे, लेकिन कभी वो माइनस में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे है, अगर मान लो a - b का जो भी वैल्यू है, a - b का वैल्यू जो भी है, लेकिन अगर मान लो b बड़ा है, b बड़ा है तो उस टाइम हम b - a कर देंगे। जैसे यहाँ के केस में देख लो, आर मिनिमम पूछा है तो इसमें क्या है, a 4 न्यूटन है, b 7 न्यूटन है, तो इसको ऐसे हम नहीं करेंगे, इसको हमेशा उल्टा रखना है, यानी कि 7 - 4 करेंगे। वेक्टर को कभी भी नेगेटिव, वेक्टर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 न्यूटन। ठीक है, 3 न्यूटन, तो हमें क्या पता चल गया, दो मैक्सिमम वैल्यू से कितना है 11 न्यूटन, और मिनिमम वैल्यू कितना है 3 न्यूटन, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट 11 से 3 के बीच में ही वेरी करेगी। ठीक है, ना 11 से ऊपर जाएगी ना 3 से नीचे आएगी, ना 11 से ऊपर जाएगी ना 3 से नीचे आएगी। तो अब देखो ऑप्शन देखो, 11 न्यूटन, 11 न्यूटन तो हो ही सकता है, तो मैक्सिमम आया ही है। 3 न्यूटन भी हो सकता है। ठीक है, 5 न्यूटन, भाई 3 से 11 के बीच का वैल्यू 5 है। अब देखो 2 न्यूटन, ये नहीं हो सकता वैल्यू, तो इसका आंसर यही होगा डी, 2 न्यूटन। समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो क्या दिया है, न्यूमेरिकल समझो, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, जो उसका रिजल्टेंट है, जो उसका रिजल्टेंट मान लो कोई दो वेक्टर है, उसका जो रिजल्टेंट है उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर है। और ये देखो ये भी बोला टू इक्वल फोर्सेस, यानी कि दोनों फोर्स बराबर है, यानी कि दोनों वेक्टर का मान बराबर है। ये चीज़ समझना। ठीक है, दोनों वेक्टर का मान बराबर है, तो क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला है। पहले सवाल समझो, क्या बोला, दो इक्वल फोर्स है, यानी कि ए बराबर बी है। मान लो दो वेक्टर है तो ए बराबर बी, दोनों फोर्स बराबर है। अब क्या बोला है, जो उसका रिजल्टेंट है, जो उसका रिजल्टेंट है वो क्या है, उन दोनों का सम है, a + b का। तो ये दो तो बराबर है, तो अगर हम इसको x मान ले, a बराबर b बराबर x, ठीक है, a बराबर b बराबर x मान लेते हैं हम, ये बराबर होगा x। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू बिठा दे, वैल्यू बिठा दे तो कितना हो जाएगा, x + x बराबर 2x, यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितना होगा 2x। ठीक है, अब अब हम फॉर्मूला बिठाएंगे कि कैसे इसको निकालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस। ठीक है, अब रिजल्टेंट अब बिठाएंगे। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इधर आगे लिखता जाता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है, हमने x माना, क्योंकि क्या बोला था, टू इक्वल फोर्सेस, दोनों वेक्टर इक्वल है, यानी कि दोनों बल बराबर है, तो ए भी x होगा, बी भी x होगा। ठीक है,
तो यहाँ लिख देंगे x² प्लस यहाँ पे 2 × x यहाँ हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब रिजल्टेंट जो हमारा है, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 2x। r बराबर जो बोला था क्या है रिजल्टेंट, ये देखो क्या बोला था रिजल्टेंट किसके इक्विवेलेंट है, तो जो दो फोर्सेस है उसके सम के। ठीक है, दो फोर्सेस हमारे क्या है x इसके सम के बराबर, तो ये हो जाएगा 2x बराबर अंडर रूट, इसको ऐड कर दोगे 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो 2x से हो जाएगा 4x² बराबर 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा। आपको पता है ना स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है, तो पता होना चाहिए। अब इसका क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 2x² कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, x² से x² कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, तो इधर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इसका वैल्यू 2 माइनस 1, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 आ जाएगा। और कॉस थीटा कौन किसकी वैल्यू 1 होता है, तो थीटा 0 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू निकल गया 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। एनटीपीसी में CBT 1 या CBT 2 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ही सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि उसका रिजल्टेंट उसके दोनों वेक्टर के बराबर है, क्वेश्चन इजी है, बस सॉल्व करना है। मैंने धीरे धीरे बताया इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बट आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ यहाँ बिठाना है, ऐसे हो जाएगा और कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं। डिसोसिएशन मतलब वेक्टर का वियोजन, सदिश का वियोजन होता है। ठीक है, इसका हिंदी होता है सदिश का वियोजन। ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, कभी रिजल्टेंट दिया रहेगा। ठीक है, रिजल्टेंट दिया रहेगा दो वेक्टर का, मान लो कोई वेक्टर बोल देगा ए है, कोई बोल देगा बी है। ठीक है, ये दोनों मान लो 30 डिग्री के एंगल पे है, थीटा 30 डिग्री, किसी किसी एंगल पे 30 डिग्री में मान लो थीटा किसी एंगल पे है, उसका एंगल थीटा है, तो क्या बोलेगा इसका रिजल्टेंट आर है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट आर दे देगा और बोलेगा कि इसका वैल्यू जो एक्स एक्सिस है उसका और वाई एक्सिस जो है इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो कभी भी अगर मान लो वेक्टर का वैल्यू ना दिया रहे, ठीक है, इसका वैल्यू ना दिया, बस रिजल्टेंट दिया रहा है, ओनली रिजल्टेंट दिया रहा है, तो क्या करते हैं, ये मान लो इनके बीच में कोई एंगल है थीटा, और ये रिजल्टेंट दे दिया आर, बोला है इसका वैल्यू दूसरे जो दोनों वेक्टर है एक्स और वाई इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए, तो कुछ नहीं होता है। अगर नीचे वाला एक्स एक्सिस का निकालना है तो आर कॉस थीटा, और अगर वाई एक्सिस का निकालना है तो आर साइन थीटा, यही है वैल्यू। या आर का वैल्यू आपको दिया रहेगा और एंगल आपको दिया रहेगा, बस पुट करना है। आर का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एंगल यहाँ पुट करोगे, वो वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, समझ में आएगा डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर क्या है। दो वे, दो वे, दो वेक्टर के रिजल्टेंट दिए रहेंगे आपके पास। ठीक है, रिजल्टेंट दिए रहेंगे, वो किस एंगल पे है ये भी दिया रहेगा, बस आपको वो दोनों वेक्टर निकालना रहेगा कि वो दोनों वेक्टर की वैल्यू क्या है। एक एक्स एक्सिस पे होगी, एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस पे होगे वो होगा आर कॉस थीटा, एक ये हो जाएगा आर साइन थीटा। वैसे ये एनटीपीसी में पूछता नहीं है, इतना डीप नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, अगर आया तो कर लेना। ठीक है, चलिए आगे ये समझ में आएगा डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। इस पे एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, एक 30 न्यूटन का फोर्स है एक्टिंग एट एंगल 30 डिग्री बिटवीन टू एक्सिस, देन फाइंड बोथ एक्सिस, यानी कि वही बोला है। ये क्या रिजल्टेंट दे दिया 30 न्यूटन, क्या है रिजल्टेंट है किसका है, दो वेक्टर का, जो कितने डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। तो बोथ एक्स और वाई एक्सिस बोला है, यानी कि कोई एक, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये इसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कितना दे दिया 30 न्यूटन। इन दोनों के बीच एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल एक्स और वाई के बीच का एंगल 30 डिग्री। अब क्या है, एक्स निकालना होता है, तो क्या बोला था मैंने,
एक्स निकालने के लिए, यानी कि एक्स एक्सिस निकालने के लिए आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस निकालने के लिए आर साइन थीटा। अब इसका रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट 30 न्यूटन है। 30 × cos 30 का वैल्यू यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे आर का वैल्यू कितना है? 30 × साइन 30 डिग्री। साइन सॉरी यहाँ पे लिख दो 30 थीटा की जगह साइन 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए इसकी, कितनी वैल्यू होते हैं वो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेना और बाकी देख लेना, क्योंकि आपको तो वैल्यू याद होनी चाहिए, मैथ तो आएगा। ठीक है, उस हिसाब से तो पता होना चाहिए। 30 × cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, 1/2। अब ये 2 से 15 बार में कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15√3, और इसकी कितनी आ जाएगी? 15। तो पता चल गया दोनों वेक्टर का मान। एक्स एक्सिस जो है उसका, ये एक्स का है, ये वाई का है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 15√3, दूसरा का वैल्यू कितना हो गया? 15। दोनों एक्सिस निकल गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैंने हर टॉपिक पढ़ा के उसका एग्जाम्पल दे दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बोलते हैं किसको? हमें पता है हमारे पास ग्राफ में दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तीसरा भी होता है 3D में जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसी के साथ रिलेटेड है यूनिट वेक्टर। जो एक्स है उसके पास आई रखते हैं, जो वाई है उसके पास जे रखते हैं, इसमें कैप पहना दो, टोपी, इसमें के। ठीक है, तो आई, एक्स के पास के आई, वाई के पास को जे, और जेड के पास को के, यही यूनिट वेक्टर, और कुछ है ही नहीं। समझ लेना, जो आई लिखा है वो एक्स की वैल्यू, जो जेड जे लिखा है वाई की वैल्यू, जो के लिखा है वो जेड की वैल्यू। इससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। ठीक है, और यहाँ पे कैप कर लो, ये कैप होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर कैप लगा होता है आई जे के। अब इसका वैल्यू, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलता है, तो कुछ नहीं करना है, जो आई जे के पास जो वैल्यू लिखा रहेगा ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। के है, उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करने के लिए, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, फाइंड द रिजल्ट, कुछ नहीं, आई के बगल में 3 है, 3 का स्क्वायर, जे के बगल में 4 है, 4 का स्क्वायर, के बगल में 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको ऐड करना और कुछ है ही नहीं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 प्लस 25, तो ये देखो इसका हो जाएगा √50। ठीक है, तो ये हो जाता है 5√2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। बस यही है रिजल्टेंट निकालना, और कुछ है ही नहीं यूनिट वेक्टर में। एक चीज़ और याद रखना, जैसे कि एक और चीज़ है, जैसे कि मान लो आपके पास ये, आपको पता है ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तीन चीज़ें। ये होता है आई, ये होता है जे, ये होता है के। ठीक है, तीन वैल्यू। अब कभी कभी ऐसा दे देगा, आपके पास दे देगा, मान लो 2i + 3j + 4k। अब पूछेगा आपसे कि मान लो जेड की वैल्यू क्या है, तो जेड की वैल्यू, जेड एक्सिस की वैल्यू कितना है? 4। बस इतना ही पूछेगा, और क्या है पूछेगा? एक्स एक्सिस की पूछे तो एक्स एक्सिस की क्या है? 2, वाई एक्सिस की तो 3। बस यही वैल्यू आपको याद रखनी। कभी कभी ऐसे दे देगा, दो दो दे देगा, मान लो 2j + 3k। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, तो इसमें एक्स है ही नहीं, तो इस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, दो तीन चीज़ें। और कभी कभी दो मल्टीप्लाई करने के लिए यूनिट वेक्टर में दे देगा, मान लो 3i + 4j + 5k, और इधर दे देगा 1i + 2j + 3k, ऐसे दे दिए। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा आसान है। बोल देगा कि एक फोर्स है, एक विस्थापन है, तो आप कार्य बताओ। ये कार्य बाद में पढ़ा दूंगा, बस इतना इतना याद रखो। इन दोनों को अगर मान लो मल्टीप्लाई करना होगा, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 एकम 3, प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना के 8, प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15। तो ये जो इसका आंसर आ जाएगा 15, और 15 और 11, ये हो जाएगा 26।
तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? ये यूनिट वेक्टर का मैंने बता दिया। ठीक है, बस। और क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? यानी किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि कोई वेक्टर ए दे दिया है, कोई वेक्टर बी दे दिया है, जिसको किसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश गुणन। डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश गुणन। तो मैंने बताया था, जिसके सर पे एरो दे दे वो वेक्टर हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं ए डॉट बी। ठीक है, ये अदिश गुणन है, इसलिए इसके सर पे एरो नहीं है। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? नाम ही है डॉट, बीच में डॉट दे दिया, मतलब कि डॉट। ठीक है, अदिश उसका होता है वैल्यू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस में क्रॉस बी, इसका वैल्यू क्या आता है? ए बी साइन थीटा। बस यही दो चीज़ याद रखनी है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी यानी कि अदिश, ए क्रॉस बी यानी कि सदिश। ठीक है, याद हो जाएगा। ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, और कुछ है ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इतना याद रखो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अदिश गुणन क्या होता है? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। बस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं कुछ न्यूमेरिकल से। क्या बोल दिया है? 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 60 डिग्री के अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। इसके सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात करें। अब सदिश और अदिश गुणन ज्ञात करने के लिए सदिश गुणन क्या होता है? सदिश गुणन तो ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देख लो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी। ए क्या है हमारा 10, बी क्या है हमारा 5, और साइन कितना की वैल्यू पूछा है? साइन 60। अरे थीटा नहीं, यहाँ पे होगा 60, साइन 60 डिग्री। अब इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25√3। यही इसका डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ए डॉट बी, ए 10 है, बी 5 है, कॉस कितना? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ बिठाएंगे 1/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमें मिल गया डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये सदिश गुणन है और ये अदिश गुणन है। तो समझ में आ गया सदिश कैसे निकालना है, अदिश कैसे निकालना है। ये बेसिक बेसिक मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, अब देखो एक और वेक्टर है, टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट फाइंड एंगल। यानी कि दो वेक्टर है, उसका अदिश गुणन उसके सदिश गुणन के बराबर है, तो एंगल बताओ। अदिश गुणन क्या है? ए डॉट बी किसके बराबर है? ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, तो ए डॉट बी का क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी का क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ए बी भी तो कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं ना? साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये इधर से इधर चला गया, इधर एक के मल्टीपल में था, उधर जाके साइन के भाग में चला गया। तो साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर 1, तो टेन कितना का वैल्यू 1 होता है? तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। टेन थीटा बराबर ये किसका? टेन 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपके वैल्यू, पता चल गई। ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। समझ में आएगा? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है टू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द √3 टाइम्स ऑफ इट्स डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, किसके बराबर है? रूट रूट थ्री टाइम्स किसके बराबर है? डॉट प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी, वो क्या किसके बराबर है? √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। बस सवाल यही दिया है। जो सदिश गुणन है
वो √3 गुना है किसके, अदिश गुणन के। बस इसका क्या है, ए बी साइन थीटा लिखेंगे हम। इसका वैल्यू तो पता है, ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा। अब इधर √3 लिख के ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ए बी तो कट जाएगा, ठीक है, ए बी तो कट जाएगा। अब इधर हो जाएगा साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। अब कॉस इधर आ जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर √3, ठीक है। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा बराबर √3। तो टेन कितना वैल्यू √3 होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है टेन 60 डिग्री का वैल्यू। तो यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बस इतना देख लेना हो जाएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं अगर पूछा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब क्या है, कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको, मतलब कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। एक होता है रिजल्टेंट, क्या होता है, दो वेक्टर कोई है उसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा है मैंने, आर मैक्स क्या होता है, a प्लस बी। तीसरा क्या पढ़ा है मैंने, आर मिनिमम, वो क्या होता है, a माइनस बी। चौथा क्या पढ़ा था, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर, उसको उतना वैल्यू मत दो, उतना अभी वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप बस देख लेना। मैं इसका बताता हूँ, आर मैक्स हो गया, आर मिनिमम हो गया, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। बाकी धीरे धीरे पता चल जाएगा सदिश वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होती है। जिसमें दिशा नहीं होती है वो स्केलर है, जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं वो वेक्टर है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होती है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना। ये जो जो मैंने पढ़ा, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर मैक्स क्या होगा, आर मिनिमम क्या होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा। ये मेजर चीज़ है, इसको याद रखना, इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसके आगे का अगर वीडियो चाहिए तो बता देना। इसके आगे का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ऐसे पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं मोशन का चैप्टर लाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।